कमेंट ऑन ईसीजी फाइंडिंग शोन। तो यहाँ पे देखिए ईसीजी फाइंडिंग में देखिए हम ये 1 बॉक्स हुआ और यहाँ से लेकर 2 बॉक्स हुआ। तो ये आर और आर इंटरवल कितने बॉक्स में है देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 बॉक्स हुआ तो 1 बॉक्स हो गया, और यहाँ से यहाँ तक है तो इसमें से आधी हुआ तो 0.5, मतलब टोटल 1.5 लार्ज बॉक्स हुआ। और हार्ट रेट निकालने के लिए कौन सा फार्मूला होगा, 300/RR इंटरवल। RR इंटरवल में कौन सा, लार्ज स्क्वायर। तो हार्ट रेट कितना हुआ, 300/1.5 इक्वल टू 200 बीट पर मिनट। और स्मॉल स्क्वायर के लिए हार्ट रेट का फार्मूला क्या रहेगा, हार्ट रेट इक्वल टू 1500/RR इंटरवल, कौन, स्मॉल स्क्वायर। उसके बाद देखिए ये नैरो QRS कॉम्प्लेक्स है, नैरो QRS कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे देखिए लीड में ST डिप्रेशन है, ST डिप्रेशन। तो नैरो QRS कॉम्प्लेक्स, ST डिप्रेशन और हार्ट रेट 200 या हार्ट रेट इंक्रीज और टैकीकार्डिया रहेगा तो इसका डायग्नोसिस क्या होगा, PSVT। और PSVT में क्या होता है देखिए, ये SA नोड हो गया, AV नोड हो गया, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंज फाइबर। तो देखिए ऐसे कंडक्शन जाता है, ऐसे नोड से AV नोड में कंडक्शन जाता है। लेकिन PSVT में क्या होता है, एक साइड में कंडक्शन नहीं होता है, तो जो यहाँ से जो कंडक्शन आता है सिर्फ फिर यहाँ से मूव हो जाता है, और यहाँ से जो मूव हो जाता है तो उसको क्या बोलता है, सर्कस मूवमेंट, क्योंकि सर्कस होकर मूवमेंट कर रहा है। और देखिए यहाँ से जो आ रहा है कंडक्शन और ऐसे नोड से आ रहा है जो कंडक्शन, ये डबल कंडक्शन हुआ। और डबल कंडक्शन किसके थ्रू जा रहा है, बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस में जा रहा है तो क्या यहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके दूसरे नाम से क्या बोलता है, रीइंट्रांट AV नोडल टैकीकार्डिया भी बोलते हैं उसको, क्योंकि AV नोड में डिफेक्ट हो रहा है और रीइंट्रांट कर रहा है कंडक्शन, और टैकीकार्डिया हो रहा है, इसीलिए उसका नाम रीइंट्रांट AV नोडल टैकीकार्डिया होता है। तो आंसर कौन सा हुआ, B। A patient complain of palpitation on examination, irregular radial pulse present, and ECG show the absent P wave. Which of the following condition likely? यहाँ पे देखिए ये हार्ट चैम्बर हो गया, देखिए P वेव एब्सेंट ये दोनों में हो गया, P वेव एब्सेंट दोनों में। ये कौन सा है, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम। इफ देखिए लेफ्ट एट्रियम में P वेव एब्सेंट और डिफेक्ट रहेगा तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, और राइट एट्रियम में डिफेक्ट रहेगा और P वेव एब्सेंट रहेगा तो एट्रियल फ्लूटर होगा। और इसमें रीइंट्रांट के कारण होता है, रीइंट्रांट डिफेक्ट के कारण होता है। और एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, इक्टोपिक फोकाई के कारण होता है। और एट्रियल फ्लूटर में क्या होता है, रेगुलर रेडियल पल्स, और यहाँ पे इरेगुलर रेडियल पल्स। अब देखिए यहाँ पे P वेव परसेंट, हार्ट रेट 75 to 100, टैकीकार्डिया नहीं रहेगा, मोर देन 100 नहीं रहेगा, और QRS कॉम्प्लेक्स परसेंट
इतना रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, साइनस एरिथमिया। और जो आरआर वेव जो होता है एट्रियल फिब्रिलेशन में, तो ऐसे ऐसे दिखाई देता है। ये क्या हुआ, सॉटूथ एपेरेंस, सॉटूथ एपेरेंस, सॉटूथ एपेरेंस। इफ ईसीजी में सॉटूथ एपेरेंस किस में देखा रहता है, एट्रियल फिब्रिलेशन में। वही ईईजी में सॉटूथ एपेरेंस सीन इन रैपिड आई मूवमेंट स्लिप में देखा रहता है, रैपिड आई मूवमेंट स्लिप में। ईजी में सॉटूथ एपेरेंस किस में देखा रहता है, रैपिड आई मूवमेंट में। तो आंसर कौन सा हुआ, एट्रियल फिब्रिलेशन। और एट्रियल फिब्रिलेशन में PAS4 याद रखिए, P वेव एब्सेंट होता है, A वेव एब्सेंट होता है और S4 साउंड एब्सेंट होता है, मतलब तीनों एब्सेंट होता है एट्रियल फिब्रिलेशन में। तो आंसर ए। You saw guys collapse in a case of roadside accident and started giving CPR. Rescue team has arrived. Which of the following is correct about the option? देखो CPR हमको कंटिन्यू ही देना है पेशेंट को, तो CPR कंटिन्यू और CPR कंटिन्यू दोनों में है। तो CPR कंटिन्यू और वो टीम आएगा तो क्या करेगा, AED पैडल अप्लाई करेगा। तो आंसर बी। Dullness to percussion and decrease breath sound near the base of left lung infrascapular location is seen in which of the following condition? यहाँ हम देखिए लेफ्ट लंग के साइड में ब्रेथ साउंड डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट लंग कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। और लेफ्ट लंग कंप्रेस क्यों हो रहा है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन के लिए, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। और नॉर्मल फ्लूइड आउटसाइड हार्ट में कितना रहता है, आउटसाइड में 30 to 50 ml, और मोर देन 50 ml रहेगा तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो मैसिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगा तब लंग कंप्रेशन होगा, मैसिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन। और मैसिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगा तो क्या होगा, ब्रेथ साउंड डिक्रीज होगा, ब्रेथ साउंड डिक्रीज होगा। और देखिए, और जो ये फ्लूइड है, जो ये फ्लूइड है उसका प्रेशर इंक्रीज होते ही रहेगा, इंक्रीज होते ही रहेगा, मतलब मैसिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो वो लीड क्या करेगा, कार्डियक टैम्पोनी, कार्डियक टैम्पोनी। तो आंसर कौन सा हुआ, ए। हाइपोटेंशन 80/40 mmHg, डिमिनिश्ड और स्मूथ हार्ट साउंड, एब्सेंट एक्स डिसेंट इन जुगुलर वेनस प्रेशर इज सीन इन। देखिए कार्डियक टैम्पोनी का MDH निमोनिस क्या हुआ, एम से मुफल्ड साउंड प्रेजेंट रहता है, मुफल्ड साउंड। और मुफल्ड साउंड क्यों रिप्रेजेंट रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हार्ट साउंड के कारण। MD मीन्स क्या हुआ, डिस्टेंडेड नेक वेन। और डिस्टेंडेड नेक वेन कौन सा होता है, नॉन पल्सटाइल, नॉन पल्सटाइल। हर जगह पे पल्सटाइल, हार्ट में हर जगह पे पल्सटाइल जुगुलर वेनस प्रेशर होता है, लेकिन कार्डियक टैम्पोनी में ही नॉन पल्सटाइल जुगुलर वेनस प्रेशर होता है। H मीन्स हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। ये 3 हो गया। फोर्थ में क्या फाइंडिंग होता है, पल्सस पैराडॉक्सस, पल्सस पैराडॉक्सस। इसमें देखिए कार्डियक टैम्पोनी में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज क्यों हो जाता है, कि कार्डियक इनपुट डिक्रीज होता है। और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो पल्स वीक हो जाएगा, और जो पल्स वीक हो जाता है उसी को क्या बोलता है, पल्सस पैराडॉक्सस। फिफ्थ फाइंडिंग क्या हो गया, कुस्मुल साइन एब्सेंट रहेगा, कुस्मुल साइन एब्सेंट। और सिक्स में क्या हुआ, देखिए हार्ट फीलिंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब हार्ट फीलिंग अच्छे से ऑकर नहीं करेगा। तो इसमें जुगुलर वेनस प्रेशर में कौन सा वेव दिखाई देगा,
स्टीप एक्स एंड वाई डिसेंट दिखाई देगा। तो आंसर कौन सा हुआ? कार्डियक टैम्पोन। जे वेव सीन इन, जे वेव को क्या बोलता है? ऑसबॉर्न वेव भी बोलता है। और ऑसबॉर्न वेव कहाँ पर देखा रहता है? हाइपोथर्मिया में। हाइपोथर्मिया कंडीशन में ऑसबॉर्न वेव देखा रहता है। और ऑसबॉर्न वेव हाइपोथर्मिया मतलब टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर चेक करने का आइडियल साइट कौन सा होता है? आइडियल साइट पल्मोनरी आर्टरी। और प्रीफर्ड साइट कौन सा होता है? प्रीफर्ड साइट लोअर एसोफेगस। यहाँ पे आंसर ए। और चाइल्ड केम विद द प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड लाइट हेडेक, व्हाट डज डी इंडिकेट? तो यहाँ पे डी इंडिकेट, ए क्या कहता है? एयरवे, बी से ब्रीदिंग, सी से सर्कुलेशन, डी से डिसएबिलिटी और ई से एक्सपोजर। AELTS का मैनेजमेंट में ए से एयरवे, बी से ब्रीदिंग, सी से सर्कुलेशन, डी से डिसएबिलिटी और ई से एक्सपोजर। आंसर सी। A 70 years old patient present with the sudden onset chest pain, ECG show which of the following? यहाँ पे देखिए 2, 3 और ABF में देखिए यहाँ पे एबनॉर्मलिटी है, यहाँ पे एबनॉर्मलिटी है और यहाँ पे एबनॉर्मलिटी है। तीनों पे एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए तीनों पे एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है। तो 2, 3 और ABF में एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट रहेगा तो कौन सा MI हुआ? इन्फेरियर MI। हम उसको कैसे याद रखेंगे? MI के लीड सब कैसे याद रखेंगे? IC ऑल लीड। देखिए I से हम इन्फेरियर लिख सकते हैं, INF। F में क्या हो गया? ABF। IN है, IN को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 2 और 3 मतलब 2 और 3 ABF हो गया किसका? इन्फेरियर का। अब चलते हैं सेप्टल में। देखिए ये हो गया सेप्टल MI, ये हो गया एंटीरियर MI, ये हो गया लैटरल MI। सब में हम V1, V2, V3, V4 लीड रख देंगे, V5 और V6। देखिए 2 और 3 लीड इस साइड आ गया है। ये देखिए ये राइट साइड का MI हो गया, ये लेफ्ट साइड का MI हो गया, ये साइड का। तो देखिए 2, 3 लीड ये आ गया है, तो इस साइड का यल साइड में कौन सा लीड होगा? 1 लीड प्रेजेंट रहेगा। अब देखिए ABF प्रेजेंट होता है, कितने होता है? ABF, ABR और ABL। R रेफरेंस के लिए प्रेजेंट होता है तो R का कोई काम नहीं है। बाकी रह गया कौन सा? ABL। तो ये लेफ्ट साइड में कौन सा प्रेजेंट रहेगा? ABL। तो देखिए सेप्टल MI में कौन कौन सा लीड प्रेजेंट हुआ? V1, V2, 1 और ABL। ऐसा ही एंटीरियर में कौन सा प्रेजेंट हुआ? V3, V4 फर्स्ट लीड और ABL। लैटरल में कौन सा प्रेजेंट हुआ? V5, V6 फर्स्ट लीड और ABL। अब देखिए यल से कौन सा हुआ? लैटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इन्वॉल्व रहेगा, लैटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ए से एंटीरियर आर्टरी इन्वॉल्व रहेगा। यस से सेप्टल आर्टरी इन्वॉल्व रहेगा, एंटीरियर में। और इसमें इन्फीरियर में राइट है तो राइट कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व रहेगा। इसमें राइट साइड का हार्ट फेलियर है, इसलिए राइट कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व रहेगा इन्फीरियर MI में। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? इन्फीरियर MI। MBBS स्टूडेंट वाज आस्क्ड diagrammatically represent cardiac axis deviation in patient. The following data shown represent is। यहाँ पे देखिए I है और ABF है, ये दोनों को हमको देखना है। तो देखिए ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो
आई को ऑपोजिट साइड में आई नेगेटिव लिख सकते हैं, ए बी एफ को ऑपोजिट साइड में ए बी एफ निगेटिव लिख सकते हैं, है ना। तो ये देखिए इस साइड में ए बी एफ क्या है, पॉजिटिव है, और आई क्या है, निगेटिव है। इस साइड में क्या है, ए बी एफ निगेटिव है और आई क्या है, पॉजिटिव है। इस साइड में देखिए ए बी एफ निगेटिव है, आई क्या हुआ, निगेटिव हो गया। इस साइड में देखिए ए बी एफ पॉजिटिव है, आई क्या हो गया, निगेटिव है। इस साइड में देखिए ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड। और देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये नॉर्मल एक्सिस है, नॉर्मल एक्सिस। और नॉर्मल एक्सिस को कितना होता है, -30 टू -90 -30 टू -90। तो देखिए ए बी एफ निगेटिव और आई पॉजिटिव है, ये क्या हो गया, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। और इसी के ऑपोजिट में देखिए ए भी पॉजिटिव और आई निगेटिव है, उसको क्या बोलते हैं, राइट एक्सिस डेविएशन, राइट एक्सिस डेविएशन। और दोनों जब निगेटिव रहेगा, ए बी एफ और आई दोनों निगेटिव रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। तो राइट एक्सिस डेविएशन causes the right axis deviation develop the right ventricular hypertrophy, left axis deviation develop the left ventricular hypertrophy, और right extreme axis deviation develop the ventricular tachycardia। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, राइट एक्सिस डेविएशन, मतलब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, क्योंकि यहाँ पे ये एरो देखिए, एरो कहाँ पे है, राइट एक्सिस डेविएशन के साइड में है। एन 80 years old फीमेल पेशेंट रिकरेंट इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ECG शोन। देखिए यहाँ से यहाँ तक का क्या है, RR इंटरवल है, यहाँ से यहाँ तक RR इंटरवल है, और उसमें हम हार्ट रेट निकालना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कितना, 300/7। तो यहाँ पे एवरेज में कितना हो गया, 40 हर्ट रेट। यहाँ पे देखिए RR इंटरवल बढ़ते ही जा रहा है, यहाँ पे इस साइड इंक्रीज होते ही जा रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब 4 ये आती है, तो 4 मतलब 1 2 3 4 5 मतलब 4.5 भागे 300, यहाँ पे 66 के रेंज में हार्ट बीट रहेगा। तो RR इंटरवल इंक्रीज बट नॉट हार्ट रेट नॉट मोर देन 100, मतलब लेस देन 100 रहेगा। और P वेव परजेंट और QRS वेव परजेंट, यहाँ देखिए P वेव भी परजेंट है, देखिए P वेव भी परजेंट है, QRS भी सब में परजेंट है, T यहाँ P वेव परजेंट है, QRS परजेंट है, T परजेंट है। यहाँ पर देखिए P परजेंट है, लेकिन RR इंटरवल सिक्वेंसली इंक्रीजेस होते जाता रहता है। तो लेकिन हार्ट रेट 100 से ज़्यादा नहीं होगा, तो वो ECG में फाइंडिंग में क्या होगा, साइनस एरिथमिया। इफ P वेव परजेंट, QRS वेव परजेंट और हार्ट रेट नॉट एक्सीड मोर देन 100, नॉट एक्सीड 100, तो साइनस एरिथमिया हुआ। एट्रियल फिब्रिलेशन में P वेव एब्सेंट, एट्रियल फ्लूटर में P वेव एब्सेंट। तो ये दोनों ऐसा ही रूल आउट हो गया। रहा साइनस एरिथमिया और वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में क्या होता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है। कौन सा, पोलीमॉर्फिक, मतलब QRS कॉम्प्लेक्स है जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल इंक्रीजेज होता है, मतलब ऐसे 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 टाइप का QRS कॉम्प्लेक्स उसमें वेरिएबल होता है। तो आंसर कौन सा हुआ, D।
बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर अनकॉन्शियस मिडिल एज पेशेंट इज द एम्बुलेंस शैल बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए QRS कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है मतलब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के लिए मैनेजमेंट क्या करेंगे, स्टार्ट CPR डिफिब्रिलेशन। और स्टार्ट CPR डिफिब्रिलेशन कब करेंगे, अनस्टेबल पेशेंट रहेगा तो, अनस्टेबल पेशेंट रहेगा तो मतलब हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल, हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल रहेगा तो। और जो जूल है, शॉक कितने देंगे, DC शॉक कितने दोगे, 200 जूल। एट्रियल फिब्रिलेशन में DC शॉक, एट्रियल फिब्रिलेशन में DC शॉक 200 देंगे। PSVT में DC शॉक 120 to 200 जूल देंगे। एट्रियल फ्लूटर में DC शॉक 25 to 15 जूल देंगे, 50 जूल देंगे। और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में DC शॉक कितने देंगे, 200 जूल देंगे। तो आंसर B।